साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसी तरीके का क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग सभी पाली में पूछा गया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा बोला क्या गया है, यह जो व्यंजक है इसके कितने गुणक सम संख्याएं हैं। तो गुणक का मतलब होता है गुणनखंड और गुणनखंड का मतलब क्या होता है, काटने वाली संख्या। मतलब हमें बताना है कि इसको काटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो सम है, मतलब इसके सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि भाई आप हमें बताओ 18 के सम गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब हमें बताना है 18 को काटने वाली वैसी संख्याएं जो सम है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता कि 18 के सभी गुणनखंड बताइए, तो 18 को काटने वाली संख्या बोलिए कौन होगा। सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 होगा और उसके बाद सीधे क्या होगा 18। यह तो हो गया 18 का सभी गुणक या सभी गुणनखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि 18 का सम गुणनखंड कितना होगा, तो देखिए सम गुणनखंड 1 2 3। 18 का 3 गुणनखंड है जो आपका क्या है, सम है। तो 18 के सम गुणनखंडों का संख्या हो जाएगा 3। और अगर 18 के विषम गुणनखंडों का संख्या पूछे तो 18 के विषम गुणनखंडों का संख्या भी हो जाएगा आपका 3। और अगर 18 के सभी गुणनखंडों का संख्या पूछे तो देख लीजिए कुल मिला के कितना है 6। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि इसके कितने गुणक सम है, मतलब इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताना है। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का जो ट्रिक होता है वह क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे सम गुणनखंडों का संख्या जब भी आपको निकालना होगा तो बेस का तो कोई रोल नहीं है, बेस को काट के हटा दीजिए। इसके अलावा 2 वाला के पावर को आप वैसे ही लीजिए, कुछ मत करिए, जैसे है वैसे ही लीजिए और बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करिए। तो 2 का जो पावर है इतना ही आएगा, बाकी सब के पावर में एक जोड़िए। 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, 3 है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 4 लेंगे, और 5 है तो क्या लेंगे 5 है तो यहाँ पे हम लेंगे 6। कहने का यह मतलब है कि 2 का जो भी पावर है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, रेस्ट जो भी बचा है उन सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। तो यहाँ 2 का पावर 8 है, 8 ही लीजिए, लेकिन बाकी सब के पावर में एक जोड़िए। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, सबको आपस में गुना करिए, आंसर आपका आ जाएगा 8 तरीक 24 गुने 4, 24 गुने 4 96, छक्के 576। तो 576 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था, इसके सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणक। अच्छा मान लीजिए कि विषम गुणक निकालना होता है, यहाँ पे हम क्या निकाले हैं, सम गुणक निकाले हैं। क्वेश्चन यही था आपका। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया होता कि भाई इसके विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी विषम गुणक का संख्या बताइए, तो हम लोग क्या करते, तो देखिए विषम गुणक निकालने के लिए ना बेस को तो काट के हटाएंगे ही। इसके अलावा 2 के पावर को हमें यहाँ पे नहीं यूज करना है। 2 का जो भी पावर है जिसका बेस 2 होगा उसका पावर कुछ भी रहे उसको हमें मेंशन नहीं करना है। रेस्ट जो भी है सबके पावर में एक जोड़िए। तो 2 की जगह क्या लेंगे हम 3 लेंगे, इंटू 3 के जगह क्या लेंगे हम 4 लेंगे, इंटू उसी तरीके से 5 के जगह क्या लेंगे 6 लेंगे। यही जो होगा इसका जो गुणनफल होगा 3 चौके 12, छक्के 72 है ना। 72 आपका क्या हो जाएगा, इसके विषम गुणनखंडों की संख्या। और अगर इसके सभी गुणनखंड का संख्या पूछता, सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए हम क्या करते कि सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। 2 का पावर 8 है, एक जोड़िए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पावर 2 है क्या लेंगे 3 लेंगे, यहाँ 3 है क्या लेंगे 4 लेंगे, यहाँ 5 है क्या लेंगे 6 लेंगे। सबको आपस में गुना करिए, इससे सभी गुणनखंडों का संख्या निकल जाएगा। तो ध्यान रहे
सभी गुणनखंडों का संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, बेस को तो काट के हटाएंगे, बेस का तो कोई रोल नहीं है, सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करेंगे। सम गुणकों का संख्या पूछेगा, सम गुणनखंडों का संख्या, तो दो का जो भी पावर होगा उसको वैसे ही रखना है, बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुणा। और अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो दो के ना तो बेस से मतलब ना ही पावर से मतलब, रेस्ट जो भी बचा है सबके पावर में एक एक जोड़कर हम लोग आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई संख्या सिंपल ऐसे दे दिया जाता है कि भाई 120 के आप बताइए सम गुणनखंडों की संख्या, तो हम इसको क्या करते, इसी फॉर्म में तोड़ लेते, प्राइम नंबर में तोड़ लेते। तोड़िए, 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा ये आपका 15, और फिर 3 से तोड़िए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरेंज कर लीजिए, 2 कितनी बार, 3 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, और 5 कितनी बार, 1 बार। इसी फॉर्म में आपका आ गया जिस फॉर्म में यहाँ डाटा दे रखा है। अब इस फॉर्म में आ गया है, यहाँ से सम गुणनखंडों का संख्या पूछेगा तो देखिए बेस को हटा दीजिए, 2 का पावर जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए, बाकी जो भी है सबके पावर में 1 जोड़िए। यहाँ 1 है तो 2 लेंगे, यहाँ भी 1 है तो 2 लेंगे, 3 दूना 6 दूना 12, इसका सम गुणनखंडों का संख्या कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चाहे सम गुणनखंडों का संख्या पूछे या सभी गुणनखंडों का संख्या पूछे या विषम गुणनखंडों का संख्या पूछे, ट्रिक जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का वह आपका यही होगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बताना है ओ वृत्त का केंद्र है तो एंगल ACB का मान, ACB यानी इस वाले एंगल का माप हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको 2 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसमें से देखिएगा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यह हमारा कोई वृत्त है और यह केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं O से। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई 2 चाप है, एक चाप को हम A से डिनोट करेंगे, दूसरा को B से। अब इस चाप के द्वारा एक कोण अगर हम बना दे केंद्र बिंदु पर और एक कोण हम बना दे परिधि पर, ठीक है, परिधि पर कहीं भी कोण बना सकते हैं, यहाँ बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गौर से समझते चलिएगा अब इसको। तो इन दोनों कोण में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि केंद्र बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वह परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना, यानी परिधि पर अगर x डिग्री का कोण बनेगा तो केंद्र बिंदु पर 2x डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि ऊपर वाला कोण छोटा है, नीचे वाला कोण बड़ा है, या जितना नुकीला होता जाएगा एंगल उसके बीच का गैप घटता जाएगा, मतलब एंगल छोटा होता जाएगा, और जितना नीचे रहेगा इसके बीच का गैप बड़ा रहेगा, मतलब एंगल बड़ा होगा। तो नीचे वाला एंगल बड़ा होगा, ऊपर वाला एंगल छोटा होगा। अब क्या रिलेशन होता है, तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो अगर इस कोण का माप देगा, इसको 2 गुना करेंगे, यहाँ वाले कोण का माप निकल जाएगा, और अगर मान लीजिए इस वाले कोण का माप दे दिया, इसको आधा करेंगे तो इस वाले कोण का माप निकल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि एक ही तरफ होना चाहिए। इस नोक को देखिए ऊपर की ओर है तो इसका भी नोक ऊपर की ओर, ऊपर की ओर करने का मतलब इधर भी होगा तो चलेगा, इस तरफ भी होगा तो चलेगा, नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। अब आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। एक चाप है AB, गौर से देखिए, AB चाप के द्वारा एक कोण आपका केंद्र बिंदु पे बना, और इसी चाप के द्वारा एक कोण हम कहाँ पे बना दिए, परिधि पे बना दिए। तो परिधि पर बनने वाला कोण जो होगा, परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर बनने वाले कोण का आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना यहाँ होगा ना। तो इस वाले कोण का माप दिया है, आधा करेंगे तो नीचे वाले कोण का माप निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कोण अपने मन से बना दिए और इसका माप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यह चीज़ तो आपका कंफर्म हो गया। एक कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं कि केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। परिधि वाला कोण का माप देगा, 2 गुना करेंगे, केंद्र बिंदु वाला कोण निकल जाएगा, और केंद्र बिंदु वाला कोण देगा, आधा करेंगे तो परिधि वाला कोण, केंद्र बिंदु दिया है आधा किए, परिधि का कोण निकल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसे यह हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज इस तरीके से है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर, जैसे देख लीजिए यह जो वृत्त है इसका चारों कोना क्या है, वृत्त के परिधि पर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे, वृत्त के भीतर कोई चतुर्भुज ऐसे है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर है तो वह कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या क्या होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180, जैसे इस कोण का सम्मुख यह वाला कोण है तो इन दोनों कोण का योग 180 होगा, और यह कोण दोनों कोण सम्मुख है तो इस दोनों कोण का योग कितना होगा, 180। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और साथ में चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनेगा वह इसके सामने के
है ना, इसके सामने के अंतः कोण के बराबर। चक्रीय चतुर्भुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर में कोण बनेगा वह इसके सामने के अंतः कोण के बराबर यानी इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इसको अगर हम डी ले लेते हैं तो ए डी बी सी यह क्या है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। देख लीजिए चारों कोना चतुर्भुज बन गया और चारों कोना कहाँ पे है, वृत्त के परिधि पर है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, यह 60 है तो यह वाला पक्का कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और इसी कोण का माप हमें इस क्वेश्चन में बताना था तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यह क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, देख सकते हैं पहले भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है और लेटेस्ट जो भी पेपर हुआ है उन सभी में इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 8 पुस्तकों का क्रयमूल्य 6 पुस्तकों के विक्रयमूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे जो क्रयमूल्य दिया है किस फॉर्म में दिया है, पुस्तक के रूप में, कि 8 पुस्तक का क्रयमूल्य 6 पुस्तक के विक्रयमूल्य के बराबर। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य तो दिया है लेकिन किस फॉर्म में दिया है, पुस्तक के रूप में दिया है यानी वस्तु के रूप में। तो जब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में दे उस केस में उल्टा हो जाता है, जो क्रयमूल्य होगा वह आपका विक्रयमूल्य हो जाएगा और जो विक्रयमूल्य होगा वह आपका क्रयमूल्य हो जाएगा। तो देखिए 8 पुस्तक का क्रयमूल्य यानी 8 क्रयमूल्य है तो इसको रख लीजिए विक्रयमूल्य के अंदर, तो दूसरा डाटा होगा उसको कहाँ रखेंगे, क्रयमूल्य के अंदर। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में दे उस केस में आपको उल्टा कर लेना है, जो क्रयमूल्य होगा उसको रखना है विक्रयमूल्य में और जो विक्रयमूल्य होगा उसको कहाँ रखना है, उसको रखना है क्रयमूल्य में। और अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। ऐसा कब करना है, जब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में दे। अब आपके पास क्रयमूल्य है 6 रुपये और विक्रयमूल्य है 8 रुपये, तो लाभ होगा कि हानि, सर निश्चित रूप से यहाँ पे लाभ होगा क्योंकि वस्तु को खरीदा गया है 6 में, बेचा गया 8 में। कितना का लाभ होगा, 6 का सामान 8 में बेचेंगे तो 2 का लाभ होगा बट्टा 2 का लाभ कितना पे, बट्टा में हमेशा क्रयमूल्य लिखते हैं, ध्यान रखिएगा बट्टा में क्या लिखते हैं, क्रयमूल्य, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100, 2 का लाभ 6 के वस्तु पर परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। 2 तिया 6, 100 बट्टा 3 कितना हो जाएगा 33.33 यानी 33.3% का लाभ इस सौदे में हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले सॉल्यूशन का आप यही तरीका अपनाइएगा। जो आपका क्रयमूल्य होगा उसको लिखिएगा विक्रयमूल्य के रूप में और जो विक्रयमूल्य होगा उसको क्या लिखना है, क्रयमूल्य लिखना है। कब, जब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में दे दे। प्रॉफिट एंड लॉस का यह दूसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। गौर से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है अमित एक बस को 15% की हानि पर 23,800 में बेचा। देखिए 23,800 क्या है, विक्रय मूल्य है। इस विक्रय मूल्य में क्या हुआ है, 23,800 में जब बेचा तो इस विक्रय मूल्य में 15% की हानि। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यह 85% का मान है। 15% हानि का मतलब है कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 15% कम में, और वस्तु का क्रय मूल्य परसेंटेज के रूप में 100% मान के चलते हैं तो 100 से 15 कम में यानी 85 में ही बेच दिया। मतलब यह जो विक्रय मूल्य है वह 85% का मान है। हमें क्या बताना है, 15% लाभ के लिए बस को कितना में बेचना पड़ेगा। मतलब हमें 115% का मान बताना है तो हम 115 से क्या करेंगे, गुना। बस इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को गौर से देखिए, 15% की हानि पर इतना में बेचा गया, कितना में बेचेंगे कि 15% का लाभ होगा, यानी 85% का मान दिया है और 115% का मान पूछा है। 15% हानि का मतलब वस्तु को बेचा गया 85% में ही, और 15% लाभ कब होगा, जब वस्तु को 15% ज़्यादा में यानी 115% में बेचेंगे। तो 85 का मान दिया है, 115 का मान पूछा है, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। बस इतना कैलकुलेशन करना है और आपको अपना आंसर निकालना है। 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा 17, 5 से अगर इसको काटते हैं यह हो जाएगा आपका 23। 17 से काटिए, 17 एकम 17, 6 बचेगा, 17 चौके 68, 1400 हो जाएगा। 1400 गुने 23 करिए कितना हो जाएगा, 00 है तो 00 रहेगा, और 14 तिया 42, 2 हासिल हो जाएगा 4, 14 दूना 28 और 4 32 यानी 32,200 रुपये। इतना में अगर वस्तु को बेचा जाए, 32,200 रुपये में अगर इस बस को बेचा जाएगा उस केस में क्या होगा, 15% का लाभ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बोला गया होता 20% हानि हुआ है, कितना में बेचे कि 20% लाभ, तो 80 से भाग करते, 120 से गुना करते। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एलिगेशन का यह आपका क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है 2 कंटेनर में अम्ल और पानी में 3:1 और 5:3 का अनुपात, ठीक है। 2 कंटेनर है,
पहला कंटेनर में देखिए अम्ल और पानी यानी एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का क्या रेशियो है 3:1 का। जो दूसरा कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में एसिड और वाटर का क्या रेशियो है, जो दूसरा कंटेनर है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या है 5:3 का अनुपात है। बोला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए अम्ल और पानी का क्या का अनुपात 2:1 हो, दोनों को किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में एसिड और वाटर में ना, एसिड और वाटर में अम्ल और पानी में 2:1 का अनुपात हो जाए। ठीक है, कॉमन में क्या हो जाए, कॉमन बर्तन में एसिड और वाटर में 2:1 का अनुपात। आइए क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए दो कंटेनर में क्या है, एसिड और वाटर का अनुपात दे रखा है, पानी और यहाँ पे पहले क्या है अम्ल और पानी में 3:1 और 5:3 का अनुपात। पहला में एसिड वाटर इस अनुपात में, दूसरे कंटेनर में एसिड और वाटर इस अनुपात में। अब इस दोनों कंटेनर के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाने का मतलब कि इसका कितना मात्रा इसके कितना मात्रा के साथ मिलाया जाए कि फिर मिश्रण में एसिड और वाटर में 2:1 का अनुपात हो जाए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़े ना, इस तरह का कोई भी दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना पड़े तो पहला काम आपको यह करना है कि सभी जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर करना है। तो पहला बर्तन में मिश्रण कितना है 3 और 1 4, एसिड वाटर मिला के मिश्रण कितना 4, और दूसरा में कितना है 8, और तीसरा में कितना है 3। तो 8, 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 8, 4 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा 24 पे। तो सबको 24 बनाइए, 3 और 1 4, 4 छक्के 24, 5 और 3 8, 8 तिरिक 24, और 2 और 1 3, 3 8 24। ठीक है, सबको क्या करना है बराबर करना है, सब जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर। अब बराबर करिए, यह कितना हो जाएगा 6, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 से गुना करिए 8 दूना 16 और 8 एकम 8 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आया। जैसे लास्ट वाला को ही लीजिए 16:8 का मतलब क्या होगा 16/8, काट दीजिए 8 दूना 16, ऊपर में 2 नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2/1। तो 16/8 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू 2/1 का होगा। मतलब यह दिखने में वैल्यू अलग है बट इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन इससे हमारा काम क्या हो गया, सब बैलेंस हो गया, सब जगह मात्रा बराबर। देखिए 18 6 24, 15 9 24, 16 8 24। तो पहला काम आपको तो यही करना है। उसके बाद किस अनुपात में जब भी बोलेगा तब तो आपको एलिगेशन इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन में क्या करते हैं, पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पे दूसरी बातें, कॉमन बिंदु पे कॉमन बातें। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों में से कोई एक ही वस्तु लेके चलिएगा, एसिड तो एसिड ही और वाटर तो वाटर। आइए हम एसिड लेके चलते हैं। पहले बर्तन में कितना एसिड 18, पहले बर्तन में एसिड का मात्रा 18, दूसरे बर्तन में एसिड कितना 15। ठीक है, पहले बर्तन में एसिड का मात्रा कितना है 18, दूसरे बर्तन में एसिड का मात्रा 15, और मिश्रण में एसिड का मात्रा कितना है 16। ठीक है, मिश्रण वाला डाटा यहाँ पे लिखना है, पहले बर्तन में एसिड, दूसरे में एसिड और मिश्रण में। एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्रॉस में घटा के लिखते हैं। तो 15 में से 16 नहीं घटेगा तो 16 - 15 करिए, कितना हो जाएगा 1 अनुपात। 18 में से 16 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 2। क्रॉस में घटाइए, घटा के यहाँ पे लिखिएगा। 15 में से 16 नहीं घटा, 16 - 15 1, यानी 1:2 के अनुपात में दोनों बर्तन के मिश्रण को अगर मिलाया जाए, 1:2 के अनुपात में अगर दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाया जाएगा तो मिश्रण का अनुपात, मिश्रण में जो है कहने का मतलब हाँ, जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए नंबर 7। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है, बहुत ही ज़्यादा, ध्यान से समझिएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, इस वजह से इसको शामिल किया गया डिस्कशन में। बोला है सुरेश और तैमूर की आयु में 4:3 का अनुपात। देखिए सुरेश और तैमूर इस दोनों की आयु में क्या अनुपात है 4:3 का अनुपात। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे डाटा क्या दिया है 14 वर्ष के बाद उनकी आयु में 6:5 का अनुपात। अच्छा देखिए 6:5 का अनुपात होगा, लेकिन कब होगा 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद। अच्छा, वर्तमान से 14 साल बाद की आयु में कितना साल का अंतर होगा 14 साल का अंतर होगा। अभी से 14 साल बाद की आयु में 14 साल का अंतर, अभी से 10 साल बाद की आयु में 10 साल का अंतर, अभी से 14 साल पहले की आयु में 14 साल का अंतर। ठीक है, लेकिन अगर बोले कि 5 साल पहले और 7 साल बाद की आयु में अंतर, पहले और बाद की आयु में अंतर जोड़ के निकालते हैं। जैसे आपका ही या किसी भी व्यक्ति के 5 साल पहले की आयु और 7 साल बाद की आयु में अंतर कितना का होगा 12 साल का। 10 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अंतर कितना का 20 साल का। लेकिन केवल 10 साल बाद की आयु में 10 साल का अंतर, 5 साल बाद की आयु में 5 साल का अंतर। तो यहाँ पे देखिए यह जो आयु दे रखा था यह प्रेजेंट आयु का अनुपात दे रखा था, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वर्तमान में दोनों की आयु में यह अनुपात है, और 14 साल के बाद इनकी आयु का यह अनुपात होगा। इतना ही
डाटा देगा और इसके बेसिस पर हमें बाकी का चीज़ निकालना होता है। गौर से देखिएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम हमें करना होता है इसको बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करते हैं, इसके अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाले में गुना। ऐसा जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको इतना काम करना है। तो 6 और 5 में कितना का अंतर, 1 का, इसमें 1 से गुना करिए वैल्यू सेम रह जाएगा। 4 और 3 में कितना का अंतर, 1 का, इसमें 1 से गुना करिए वैल्यू सेम रह जाएगा। मतलब हमेशा आपको पहला काम क्या करना है कि नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में। तो दोनों में 1 का अंतर 1 से गुना करिए, दोनों में वैल्यू सेम रह जाएगा। 4 और 3 यहाँ 1 का अंतर 1 से, दोनों में गुना करिए वैल्यू सेम रह जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिए, दोनों में से किसी का भी आयु ले लीजिए। सुरेश का वर्तमान आयु और 14 साल बाद की आयु में देखिए अनुपात में 2 का अंतर है। तैमूर के वर्तमान आयु और 14 साल बाद की आयु में 3 से 5 हो गया, अनुपात में कितना का अंतर, 2 का। जबकि किसी भी व्यक्ति के वर्तमान आयु और 14 साल बाद की आयु में 14 वर्ष का ही अंतर होगा। तो अनुपात 2 का वैल्यू 14, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, 2 सते 14 यानी कि 7 वर्ष। अनुपात 1 का मान आपका हो गया 7 वर्ष। हमें क्या बताना है, तैमूर की वर्तमान आयु। तो अनुपात 1 का मान 7, तो अनुपात 3 का मान 7 दिया, कितना हो जाएगा आपका 21। तो 21 वर्ष जो है वह आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 7 वर्ष, तो तैमूर का वर्तमान आयु यही तो है अनुपात 3। तो अनुपात 3 का मान क्या होगा, 1 का मान 7 है तो 3 का मान 3 सते 21 वर्ष। इसका आयु पूछता, अनुपात 1 का मान 7, तो 4 का आयु 7 चौके 28 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपये कमाती हैं तो 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी। अब गौर से देखिएगा, 3 पुरुष या 4 महिलाएं 480 रुपया। अच्छा, 480 रुपया कितना पुरुष कमाता है, 3 पुरुष। तो 3 पुरुष का कमाई 480 रुपये है, तो एक पुरुष का कमाई यानी एक मैन का कमाई कितना हो जाएगा, 480 बट्टा 3, 16 3 48, 160 रुपया। ठीक है, उसी तरीके से बोला है कि 480 रुपये, यहाँ पे देखिए 3 पुरुष या 4 महिला। अच्छा, 4 महिला भी, 4 महिला 480 रुपया कमाती है, तो एक महिला कितना कमाएगी, 480 बट्टा 4 यानी कि 120 रुपये। तो एक पुरुष का कमाई यहाँ से निकल गया और एक महिला का कमाई निकल गया। फिर से देख लीजिए, 3 पुरुष या 4 महिला 480 रुपये, यानी या तो 3 पुरुष 480 कमाता है या फिर 4 महिला। तो 3 पुरुष का कमाई 480, तो एक पुरुष का कमाई 480 बट्टा 3 यानी कि 160। 4 महिला का कमाई 480 यानी एक महिला का कमाई 480 बट्टा 4 यानी कि 120। तो एक पुरुष और एक महिला का कमाई निकल गया। हमें बताना इस क्वेश्चन में 5 पुरुष और 7 महिला का कमाई। तो 5 पुरुष का कमाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 160 गुने 5, तो 16 पंचे 80, 800 रुपये हो जाएगा, होगा। देख लीजिए, 5 पुरुष का, तो एक पुरुष का 160, तो 5 पुरुष का 160 गुना 5, 16 पंचे 80, 800 हो जाएगा। प्लस 7 महिला, एक महिला का 120, तो 7 महिला का 120 गुने 7, 12 सते 84, 840। तो 800 प्लस 840 कितना हो जाएगा, 1640। तो 5 पुरुष और उसके साथ 7 महिला का कमाई हो जाएगा 1640 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहला क्या है आपका, कॉस स्क्वायर है 5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है। उसी तरीके से आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा, 85 डिग्री। और लास्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, या तो आपका 0 ही है, इसको हटा दीजिए। इसको रहने से या नहीं रहने से कोई लाभ नहीं है। कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, 0 को इसमें जोड़े ना जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी क्वेश्चन वास्तव में हमारा यहीं तक है, यह आपको बस कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। ओके, अब गौर से देखिएगा क्या है यहाँ पे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 अप टू कहाँ तक है, 85 तक है। हमें इसका योग बताना है। अब योग में क्या होता है, गौर से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम आपसे कहे कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा, देखिए इंटरचेंजिंग आप समझते हैं। इंटरचेंजिंग में क्या होता है, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है, रहने दीजिए। अगर हम इसको इंटरचेंज करें कॉस को, तो यह किस में इंटरचेंज होगा, साइन में। इंटरचेंजिंग अच्छी तरह से हम पढ़ाए भी हैं।
कॉस किस में इंटरचेंज करेगा, साइन में, और जब भी इंटरचेंज करता है तो एंगल 90 में से घटा लेते हैं, तो 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कहने का यह मतलब है कि इस फॉर्म में आ जाता है। तो हमें यह देखना है कि अगर कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है और इसका एंगल का सम 90 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि यह इस फॉर्म में आ जाएगा। साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है और उसके एंगल का सम 90 है तो मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। जैसे आपसे हम कहे कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका मान क्या होगा, इसका मान भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको इंटरचेंज करेंगे ना, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो कहने का यह मतलब है कि आपने डायरेक्ट अभी मेथड क्या सीखा कि साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, एंगल का योग 90 तो मान 1, और कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, एंगल का योग 90 तो मान 1। अब डायरेक्ट आपको हम यहाँ पे तरीका बताते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे कहे कि अगर हम इसको और इसको जोड़ ले तो इसका मान 1 हो जाएगा। देखिए जरा, साइन कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 85, एंगल का सम 90 है तो मान 1 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि इसको और इसको जोड़ लेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब क्या होगा, हमें पूरा को जोड़ना पड़ेगा, जितना टर्म होगा सबको जोड़ना पड़ेगा। 2 को जोड़ेंगे तो 1 वैल्यू, फिर 2 को जोड़ेंगे 1 वैल्यू, यानी 4 संख्या को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 2। तो हमें इसमें क्या काउंट करना पड़ेगा, नंबर, कि टोटल ऐसा ऐसा कितना संख्या है। तो डायरेक्ट तरीका है कि जितना टर्म होगा ना टोटल, उसको हम n से डिनोट करेंगे, बस आपको उसको कर लेना है आधा। यही आपका ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक है। जितना टर्म होगा उसका क्या कर लेना है, आपको आधा करना है। जितना भी टर्म होगा उसका आपको कर लेना है आधा। तो टर्म इसमें आप काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना टर्म है। जितना भी टर्म होगा उसका आपको क्या कर लेना है, जितना भी टर्म होगा उसको आपको कर लेना है आधा। तो टर्म कैसे काउंट होता है, तो देखिए n का वैल्यू काउंट करने का तरीका है कि सबसे पहले लास्ट लिखिए, तो 5 है, लास्ट में 85 है तो 85 लीजिए, माइनस फर्स्ट में क्या वैल्यू है, 5 है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, कितना का डिफरेंस चल रहा है देख लीजिए, 5 10 15 5 का, और लास्ट में आप करिए +1। देखिए 85 में से 5 माइनस करिए, 80 80 बटा 5 16 16 और 1 17, टोटल कितना टर्म हो गया यहाँ पे, 17 टर्म। तो जितना टर्म आया है उसका कर लीजिए आप आधा। 17 टर्म आया है, इसका क्या करेंगे आधा, तो 17 का आधा क्या हो जाएगा, 8.5, 8.5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने क्या आपसे कहा कि जितना टर्म होगा उसका आधा। टर्म कैसे काउंट करना है, टर्म काउंट करने का तरीका लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1, इससे टोटल कितना टर्म यहाँ पे है वो आपका निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, देखिए कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ठीक है, यहाँ 1 3 5 इस तरीके से भी होगा, डॉट 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 कॉस स्क्वायर यहाँ पे हो जाता 87 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री, इस तरीके से। लास्ट में अगर 90 जोड़ दे तो उसको हटा लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे टर्म काउंट करिए, तो लास्ट वाला वैल्यू क्या है 89, फर्स्ट वाला क्या है 1, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, डिफरेंस कितना का 1 3, 2 का डिफरेंस है, +1 कर लीजिए। 89 माइनस 1 88 बट्टा 2 44 प्लस 1 45, 45 टर्म है, जितना टर्म है उसका आधा कर लीजिए, 45 का आधा यानी कि 22.5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट यह आपका तरीका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 2 सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। 2 सकेंद्री वृत्त है। अब देखिए सकेंद्री वृत्त कैसे बनाते हैं, जैसे एक तो हमारा सर्कल यह वाला हो गया और एक सर्कल इस तरीके से बना दिए, और अगर दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो तो यह कहलाएगा सकेंद्री, ठीक है। तो 2 सकेंद्री मतलब समान केंद्र वाला 2 वृत्त है। बड़े वृत्त की जीवा, अब बड़े वृत्त की जीवा खींचिए इस तरीके से, यह हो गया बड़े वृत्त की जीवा, इसको हम डिनोट कर दिए AB से। बड़े वृत्त की जीवा, जीवा किसको बोलते हैं, परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है, ठीक है। परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। और अगर जीवा को हम बीच से क्रॉस कर दे, केंद्र से क्रॉस कर दे तो यही आपका व्यास कहलाता है। तो यह है जो बड़े वृत्त की जीवा है, गौर से देखिएगा, यह बड़े वृत्त की क्या है जीवा, वह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करता हुआ चला जाए वह स्पर्श रेखा। तो यह जो रेखा है वह छोटे वृत्त को बाहर से स्पर्श करता हुआ चला गया, तो छोटे के लिए यह स्पर्श रेखा है, जबकि बड़े वृत्त के लिए क्या है जीवा, क्योंकि इसके परिधि के 2 बिंदु को काटा है। आगे अब बोला है कि त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 15, एक का त्रिज्या 9 है, तो देखो तो यहाँ से केंद्र बिंदु से परिधि मिला दिए,
केंद्र बिंदु से परिधि, छोटे वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, कितना है यह 9, देख लीजिए छोटे वृत्त के त्रिज्या, और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है 15। यहाँ पे देख लीजिए केंद्र बिंदु से परिधि, बड़े वृत्त के परिधि को मिला दिए, यह कितना है 15। गौर से देख लीजिए, यह केंद्र बिंदु से परिधि, बड़े वृत्त की त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि, छोटे वृत्त की त्रिज्या, यही है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा तो एक रिलेशन आपका बनेगा। अगर हम केंद्र बिंदु से, यहाँ पे केंद्र बिंदु से जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा 2 बराबर भाग में बढ़ता है, मतलब यहाँ पे ना AM का वैल्यू जो होगा वह MB के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। AM जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, MB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। केंद्र बिंदु से अगर हम जीवा पे लंब डालेंगे तो जीवा 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है, और लंब डालने के वजह से यहाँ जो आपका ट्रायंगल बना है, यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल बना है, गौर से इसको देख लीजिए, यह आपका समकोण त्रिभुज बन गया है, क्योंकि 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री वह समकोण त्रिभुज। तो कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालिए। 15 9 15 है ना, तो 9 15 हो जाएगा आपका 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो आधार हो जाएगा। 225 में से 81 माइनस करिए 144, 144 का वर्गमूल 12, यानी यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 12। तो इस जीवा के आधे का माप 12, तो इधर आधा भी कितना हो जाएगा आपका 12, यानी पूरे जीवा का लंबाई आपका कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। पूरे जीवा का माप कितना हो जाएगा आपका 24। देख के पता चल रहा था 9 12 15 का ट्रिपलेट बन, 9 है 15 है तो यह 12 होगा, और 12 का डबल यानी इस जीवा का लंबाई कितना हो जाएगा 24। चूंकि आधा का माप 12 है ना, तो पूरा का माप तो आपका 24 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला है मनीषा एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। अगर उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो ना, उस केस में उसको देरी हो जाता है कितने मिनट का, 7 मिनट का, 7 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या बोला है, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर, अब अपना स्पीड बढ़ा ली, अगर अपना उसका स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अगर इस स्पीड से चले तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, वह 5 मिनट पहले यानी कि 5 मिनट अर्ली पहुंच जाती है। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है उसके घर से विद्यालय की दूरी। गौर से देखिएगा, शॉर्टकट मेथड देखेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज कि मनीषा के द्वारा, देखिए पहले दिन इस चाल से गई है तो 7 मिनट लेट हो गई है, और अगला दिन इस चाल से गई है तो 5 मिनट पहले पहुंच गई है। तो दोनों दिन उसके द्वारा उस दूरी को तय करने में जो समय लिया गया उसमें अंतर कितना मिनट का, तो लेट और अर्ली होगा तो अंतर जोड़ के निकालेंगे, तो 7 और 5 12, 12 मिनट का अंतर यानी कि 12/60 घंटा का अंतर। दोनों दिन उसके द्वारा जो समय लिया गया उसमें अंतर कितने मिनट का, 12/60 मिनट का। एक दिन 7 मिनट पहले, एक दिन 5 मिनट बाद। तो लेट और अर्ली में अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, जोड़ के निकालते हैं। तो मनीषा के द्वारा दोनों दिन या दोनों चाल से उस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर 12 मिनट का यानी कि 12/60 घंटे का। और अब गौर से समझिएगा, अगर किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो, उस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए यह सिंपल सा ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, AB/A-B गुना टी। जहाँ पे टी के स्थान पर आपको रखना है डिफरेंस वाला टाइम, और एक के जगह पहला चाल, बी के जगह दूसरा चाल। तो पहला चाल कितना है इसका 5, दूसरा स्पीड क्या है 6, पट्टा में A-B, तो 5 और 6 में अंतर कितना का 1 का। नेगेटिव मत लीजिएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए, इस दोनों में अंतर कितना का 1 का। और गुना करेंगे हम लोग कितना से, टाइम से। तो टाइम अंतर वाला समय 12 मिनट यानी 12/60 घंटा। आवर में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है इसलिए उसको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ा। सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे 5 गुने 12 60 हो जाएगा, 6/1 यानी 6 क्या आया डिस्टेंस यानी 6 किलोमीटर। यही मनीषा के घर से उसके कोचिंग की विद्यालय की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तरीका समझ में आ गया है। डायरेक्ट देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। पहला स्पीड 5 है, दूसरा स्पीड 6 है, तो क्या लिखेंगे हम 5 गुना 6 बट्टा में अंतर 1, इतना तो कन्फर्म है। आगे 7 मिनट देरी, 5 मिनट पहले, 7 और 5 अंतर कितना का 12, 12/60। बस यही कैलकुलेशन आपको करना था, आंसर आपका आ जाता, ठीक है। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।